हेलो फ्रेंड्स। हम वर्तमान भारतीय समाज में पाश्चात्य विचारकों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने रूसो के बारे में और प्लेटो के बारे में पढ़ लिया। जो हमारे तीसरे पाश्चात्य विचारक हैं वो हैं जॉन ड्यूवी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी बुक वगैरह भी काफ़ी पूछी जाती हैं, शिक्षा में रोल भी पूछा जाता है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जॉन ड्यूवी एक महान दार्शनिक तथा शिक्षा शास्त्री थे। इनका जन्म 1859 में बर्लिंगटन यूएसए में हुआ था, मतलब अमेरिका में इनका जन्म हुआ था, बर्लिंगटन नामक जगह में। जॉन डीवी ने लगभग 60 बुकों की रचना की, जिसमें से कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें इस प्रकार हैं। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं कि जॉन डीवी हैं कौन। तो एक महान दार्शनिक है और शिक्षा शास्त्री हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? तो बर्लिंगटन में हुआ था 1859 में, जो कि अमेरिका में एक जगह है। जॉन डीवी ने लगभग 60 पुस्तकों की रचना की थी। ठीक है, मतलब सोचिए कितनी पुस्तकें इन्होंने लिख डाली। तो 60 पुस्तकों की इन्होंने रचना की, जिसमें जो फेमस बुक हैं, जो काफ़ी पूछी जाती हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। 2016 में इनकी एक बुक पूछी भी गई है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। किसने लिखी है? तो जॉन डीवी ने लिखी है। ठीक है, तो ये 4 बुक हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लेना। पहली बुक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, दूसरी है द स्कूल एंड सोसाइटी, तीसरी है आपकी स्कूल ऑफ टुमारो, और लास्ट बुक है आपकी द स्कूल एंड द चाइल्ड। ठीक है, तो ये 4 बुक हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पहली डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन और दूसरी द स्कूल एंड सोसाइटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और थर्ड बुक थी इनकी स्कूल ऑफ टुमारो, और कौन सी है? तो द स्कूल एंड द चाइल्ड। ये 4 बुक हैं इनकी। ठीक है, अब जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है वो देख लेते हैं। तो डीवी का मानना था कि शिक्षा कोई स्थिर क्रिया नहीं है, यह प्रगति की ओर सदैव क्रियाशील रहती है। डीवी के अनुसार शिक्षा का अर्थ इस प्रकार है: शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, और शिक्षा जीवन की आवश्यकता है। ठीक है, तो जॉन डीवी ने क्या कहा कि शिक्षा कोई स्थिर क्रिया नहीं है कि हाँ एक जगह रुक ही रहे, हमेशा के लिए रुक जाए। ठीक है, कोई एक निश्चित स्थान होता है जहाँ पर ये शिक्षा रुक जाती, तो कोई स्थिर क्रिया नहीं है, ये हमेशा चलती रहती है, इसमें प्रगति हमेशा होती रहती है, और यह प्रगति की ओर हमेशा क्रियाशील रहती है। तो डीवी ने जो शिक्षा का अर्थ बताया, तो ये कहा कि शिक्षा जो है वो विकास की प्रक्रिया है, शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, और शिक्षा जीवन की आवश्यकता है। तो ये शिक्षा के बारे में विचार थे जॉन डीवी के। अब जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए? तो पहला उद्देश्य होना चाहिए कि बालक का सर्वांगीण विकास करना, उसे वातावरण से अनुकूलन सिखाना, अनुभवों का पुनर्निर्माण यानी कि एक्सपीरियंस का पुनर्निर्माण करना, और बालक का सामाजिक विकास करना। ठीक है, तो ये शिक्षा के उद्देश्य हैं अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी। ठीक है, जॉन डीवी प्रयोजनवादी थे, जिनका उद्देश्य बालक को गतिशील बनाना भी है ताकि वह स्वयं की दिशा में प्रगति कर सके। तो देखिए, जब हम प्रयोजनवाद पढ़ रहे थे, हमने जॉन डीवी का नाम पढ़ा था, इन्हें प्रयोजनवाद का जनक भी माना जाता है। तो जॉन डीवी, अगर आप जॉन डीवी के बारे में सब चीज़ें पढ़ लेते हैं, तो अगर प्रयोजनवाद आता है पेपर में, तो आप दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ होंगी, आप प्रयोजनवाद के बारे में लिख सकते हैं। जैसे अगर आपने रूसो के बारे में सब चीज़ें पढ़ ली कि टीचर और शिक्षक संबंध क्या होना चाहिए, बच्चों और शिक्षक के संबंध क्या हैं, शिक्षक की क्या डेफिनेशन दी उन्होंने, शिक्षा के बारे में क्या विचार रखें, तो ये सारी चीज़ें सिमिलर रहेंगी प्रगतिवाद में और रूसो के में। ठीक है, तो ऐसे आप सिमिलरिटीज़ बना सकते हैं। प्लेटो को आप आदर्शवाद से जोड़ सकते हैं, रूसो को आप प्रगतिवाद से जोड़ सकते हैं, और जॉन डीवी को आप प्रयोजनवाद से जोड़ सकते हैं। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी शामिल है। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2016 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया और कई बार पूछा जाता है कि शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने बताया या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने बताया। तो वो जॉन डीवी ही थे जिन्होंने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया था। और 3 मुख कौन कौन से थे इसमें? तो पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी, और तीसरा था आपका पाठ्यक्रम। ठीक है, तो इसे आप एरो बनाकर भी दिखा सकते हैं कि 3 जो मुख हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला शिक्षक है, दूसरा शिक्षार्थी है, तीसरा पाठ्यक्रम है। और 2 मुख किसने कहा था? तो एडम्स और रॉस ने बताए थे। इससे पहले जो अगर पूछा जाता है कि 2 ध्रुवीय प्रक्रिया किसने बताया है शिक्षा को, अब है जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी शामिल है। देखिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2016 में पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया और कई बार पूछा जाता है। यहाँ तक कि टेट में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है कि शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा है। तो जॉन डीवी थे जिन्होंने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है। और उसमें 3 मुख कौन कौन से हैं? तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ठीक है, 2 मुखी प्रक्रिया भी पूछा जाता है कि 2 ध्रुवीय प्रक्रिया किसने बताया शिक्षा को, तो वो थे आपके एडम्स और रॉस। ठीक है, एडम्स और रॉस ने 2 मुखी प्रक्रिया बताया, जिसमें 2 मुख कौन कौन से थे? तो एक टीचर हो जाता है आपका, दूसरा स्टूडेंट हो जाता है। लेकिन जॉन डीवी ने इसमें क्या जोड़ा? पाठ्यक्रम को जोड़ दिया, तो ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बन गई है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रख लेना। अब पाठ्यक्रम के बारे में क्या कहा इन्होंने? तो डीवी उस समय प्रचलित पाठ्यक्रम के अनुपयुक्त समझते थे, मतलब उस समय जो पाठ्यक्रम चल रहा था उसे अनुपयुक्त समझते थे। उनके अनुसार पाठ्यक्रम के निर्माण के समय कुछ सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए,
मतलब अगर आप पाठ्यक्रम बना रहे हैं तो जॉन डीबी के अनुसार उसमें क्या है कि अगर आप पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखें, तब पाठ्यक्रम का निर्माण करें। कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो रुचि का सिद्धांत है कि बच्चों की जिस चीज़ में रुचि है आप उन चीज़ों को उसमें जोड़ें। उपयोगिता का सिद्धांत बताया कि जो चीज़ उपयोगी है उन्हीं को रखें आप पाठ्यक्रम में। एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण के सिद्धांत में क्या होता है कि विषयों को अलग अलग ना पढ़ाकर आपस में संबंधित करके पढ़ाना। जैसे अगर आप मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ को आप किसी और चीज़ से रिलेट कर दें, या अगर आप जीके पढ़ा रहे हैं, जनरल नॉलेज पढ़ा रहे हैं तो उसे आप पर्यावरण से संबंधित कर दें, तो एक दूसरे को जोड़कर चीज़ों को बताएं। ठीक है, तो ये एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। लचीलापन होना चाहिए पाठ्यक्रम में, अपने अनुसार थोड़ा कम ज़्यादा कर सकें। क्रियाशीलता होनी चाहिए कि बच्चे खुद करके चीज़ों को सीखें, तो इसके अनुसार भी आप पाठ्यक्रम बनाएं। और बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए कि बच्चों को ध्यान में रखकर आप पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जॉन डीबी ने बताई कि पाठ्यक्रम को अगर निर्माण आप कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान में रखें। अब हम बात करें शिक्षण विधि की, तो डीबी ने ऐसी विधियों पर बल दिया जिसमें बालक क्रिया द्वारा, स्वानुभव द्वारा तथा प्रयोग द्वारा सीखे। अतः स्पष्ट है ड्यूबी ने शिक्षण में प्रयोगात्मक विधि अपनाने पर बल दिया। तो देखिए प्रयोजनवादी भी इसी पर फोकस करते थे कि बच्चा खुद करके सीखे चीज़ों को, तो वही ड्यूबी ने भी यहाँ पर किया। उन्होंने ऐसी विधियों पर बल दिया जिसमें बालक खुद क्रिया द्वारा सीखे, खुद के एक्सपीरियंस द्वारा सीखे और प्रयोग के द्वारा सीखे चीज़ों को। ठीक है, तो सीधी सी बात थी कि जो ट्यूबी थे इन्होंने शिक्षण में प्रयोगात्मक विधि अपनाने पर बल दिया जिसमें बालक जो है वो प्रयोग कर कर चीज़ों को सीखेगा। ठीक है, तो ये शिक्षण विधि है अकॉर्डिंग टू ड्यूबी। अब हम अनुशासन की बात करें तो ड्यूबी जो थे वो दंड के आधार पर विद्यालय में अनुशासन स्थापित नहीं करना चाहते थे, वह सामाजिक अनुशासन के पक्ष में थे, अर्थात सहयोगी क्रियाओं के आधार पर अनुशासित करना। मतलब ड्यूबी नहीं चाहते थे कि बच्चों को आप मारे पीटे उसके बाद अनुशासन में रखें, तो वो ऐसा नहीं चाहते थे। वो ऐसा अनुशासन चाहते थे जो सामाजिक अनुशासन हो। ठीक है, बच्चा खुद ब खुद अनुशासन में रहे, वो ऐसे अनुशासन के पक्ष में थे। अर्थात सहयोगी क्रियाओं के आधार पर अनुशासित रहे। मतलब आपने क्या किया कि दो बच्चे हैं, आप उनसे कह दिए कि आप दोनों को मिलकर ऐसा काम करना है। ठीक है, कई बच्चों का ग्रुप बना दिया, तो ऐसा अनुशासन वो चाहते थे। ठीक है, कि सहयोगी क्रियाओं के आधार पर बच्चे अनुशासित रहें। अब हम बात करते हैं शिक्षक की, तो शिक्षक का स्थान क्या बताया इन्होंने जॉन डीबी ने, तो शिक्षक का स्थान पथ प्रदर्शक का है। शिक्षक को ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए कि बालक क्रियाशील रहे। ठीक है, तो इन्होंने भी जो टीचर है उसका जो रोल है वो गौण रोल रखा है। ठीक है, सेकेंडरी रोल रखा है कि जो शिक्षक है वो खाली पथ प्रदर्शक है जो बच्चों को बस रास्ता दिखाएगा। ठीक है, उस शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो ऐसी परिस्थितियां बनानी चाहिए बच्चों के सामने कि बच्चे खुद क्रिया को कर कर सीखें। ठीक है, मतलब बालक क्रियाशील बने रहें। तो ये शिक्षक के बारे में कहा है जॉन डीबी ने। पर आपके जॉन डीबी कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्रॉवेल के बारे में। अब फ्रॉवेल के बारे में क्या कि सबसे पहले इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, तो रचनाएं देख लेते हैं। तो एजुकेशन ऑफ मैन फ्रॉवेल की रचना है। मदर एंड प्लेस सॉन्ग्स फ्रॉवेल की रचना है। एजुकेशन बाई डेवलपमेंट और पेडागॉजीज ऑफ किंडरगार्टन, तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं, तो फ्रॉवेल की हैं। 2016 में इनकी रचनाएं पूछी भी गई हैं, तो इन्हें याद कर लेना। एजुकेशन ऑफ मैन, मदर एंड प्लेस सॉन्ग्स, एजुकेशन बाई डेवलपमेंट और पेडागॉजी ऑफ किंडरगार्टन, तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं, फ्रॉवेल की हैं। इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है? फ्रॉवेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार टेट में भी पूछी जा चुकी है ये डेफिनेशन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बन जाती है कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक जो है वो अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करता है। ये किसने कहा है, तो फ्रॉवेल ने कहा है। अब शिक्षा का उद्देश्य क्या है इनके अनुसार, तो बालक का सर्वांगीण विकास करना, सेम चीज़ है, सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना और अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। ये तीनों ही किसके उद्देश्य हैं, तो शिक्षा के उद्देश्य हैं अकॉर्डिंग टू फ्रॉवेल। अब हम बात करें किंडरगार्टन की, तो किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता फ्रॉवेल है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 2019 में भी पूछा गया है और 2019 में जो दूसरा पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो बैक एक का पेपर होगा तो उसमें भी पूछा गया कि किंडरगार्टन जो प्रणाली है इसके जन्मदाता कौन है, तो फ्रॉवेल ही किंडरगार्टन जो प्रणाली है उसके जन्मदाता हैं। फ्रॉवेल ने किंडरगार्टन नाम का एक विद्यालय खोला था। किंडरगार्टन जो शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, किंडर और गार्डन। किंडर का अर्थ होता है बालक और गार्डन का अर्थ होता है बगीचा। इस प्रकार किंडर गार्डन का अर्थ हुआ बालकों का बगीचा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किंडर गार्डन का अर्थ क्या है, किस भाषा से ये बना है, तो किंडर गार्डन जो शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, किंडर और गार्डन। किंडर का अर्थ होता है बालक और गार्डन का अर्थ होता है बगीचा। तो किंडर गार्डन का टोटल अर्थ क्या हुआ, तो बालकों का बगीचा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में। अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम की, तो फ्रॉवेल ने पाठ्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित 4 अध्ययन क्रमों को निर्धारित किया। पहला था धर्म तथा धार्मिक निर्देश, दूसरा है प्राकृतिक विज्ञान पर गणित,
तीसरा है आपका भाषा और फोर्थ है आपका कला। ठीक है, तो जो फ्रॉवेल थे इन्होंने पाठ्यक्रम को क्या किया, 4 भागों में डिवाइड कर दिया कि 4 भागों में इसका अध्ययन करना चाहिए। पहला बांटा इन्होंने धर्म और धार्मिक निर्देश को अलग बांटा, उसके बाद इन्होंने प्राकृतिक विज्ञान एवं गणित को बांटा, उसके बाद तीसरा इन्होंने बांटा भाषा और फोर्थ में इन्होंने बांटा कला को। ठीक है, तो ये पाठ्यक्रम था फ्रॉवेल के अनुसार। शिक्षण विधियों की अगर बात करें तो खेल द्वारा शिक्षा दी जाए, ऐसा इन्होंने कहा। स्वयं क्रिया करके बच्चे सीखें, ये इनकी शिक्षण विधि थी। और सामाजिक क्रिया द्वारा बच्चे सीखें। तो ये 3 शिक्षण विधियाँ जो फ्रॉवेल ने दी हैं कि खेल द्वारा शिक्षा दी जाए, स्वयं करके सीखें बच्चे और सामाजिक क्रिया द्वारा चीज़ों को सीखें। अनुशासन की अगर हम बात करें, फ्रॉवेल दंडात्मक अनुशासन के पक्ष में नहीं थे। उनके अनुसार अनुशासन की व्यवस्था के लिए शिक्षक जिम्मेदार है। शिक्षक को अपने छात्रों में प्रेम, नम्रता, सहयोग आदि नैतिक गुणों का विकास करना चाहिए। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि फ्रॉवेल भी जो बच्चों को दंड देने के पक्ष में नहीं थे कि बच्चों को आप दंड देकर अनुशासन में लाएं, तो ऐसा नहीं है। वो क्या चाहते थे कि जो शिक्षक है वो खुद जिम्मेदार है अनुशासन के लिए। शिक्षक को अपने बच्चों को क्या क्या सिखाना है, तो प्रेम है, नम्रता है, सहयोग है आदि नैतिक गुणों का आप विकास करेंगे बच्चों में, तो वो खुद ब खुद अनुशासन में आ जाएंगे। तो ये कहना था फ्रॉवेल का। विद्यालय के बारे में फ्रॉवेल ने क्या कहा, तो फ्रॉवेल ने पौधे की तुलना बालक से, शिक्षक की तुलना माली से तथा विद्यालय की तुलना उद्यान से की है। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने पौधे की तुलना बालक से, शिक्षक की तुलना माली से तथा विद्यालय की तुलना उद्यान से, जिसे हम लोग बगीचा कह सकते हैं, से की है। तो फ्रॉवेल ने ही की थी। ठीक है, तो जो फ्रॉवेल थे इन्होंने क्या किया था कि पौधे की तुलना किससे की, तो बालक से की, शिक्षक की तुलना आपकी माली से की और विद्यालय की तुलना उद्यान यानी कि बगीचे से की या बाग से की। ठीक है, तो ये फ्रॉवेल का कथन था, ये चीज़ याद रखना आप। तो यहाँ पर फ्रॉवेल का भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे तीसरे मौर्य मॉन्टेसरी के बारे में। अब हमारी 5वीं जो पाश्चात्य विचारक हैं इनका नाम है मारिया मॉन्टेसरी। इनका जन्म हुआ था इटली में। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। तो द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड, सेकंड बुक है इनकी चाइल्ड ट्रेनिंग और थर्ड है द मॉन्टेसरी मेथड। ठीक है, तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। 3 ही रचनाएं हैं इनकी। जन्म इनका इटली में हुआ था। रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड, चाइल्ड ट्रेनिंग, द मॉन्टेसरी मेथड। ठीक है, ये 3 रचनाएं हैं इनकी। शिक्षा का अर्थ देख लेते हैं इनके अनुसार। मारिया मॉन्टेसरी शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया मानती हैं जो बालक को अपना स्वाभाविक विकास करने में सहायक हो। ठीक है, तो मारिया मॉन्टेसरी क्या कहती हैं कि शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया मानती हैं जो बालक को अपना स्वाभाविक विकास करने में सहायक हो। ठीक है, जो बालक है उसका जो विकास हो सकता है, जितना हो सकता है, तो शिक्षा उसमें मदद करती है बालक की। ऐसा कहना था मारिया मॉन्टेसरी की का। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य देख लेते हैं इनके अनुसार कि बच्चों की जन्मजात शक्तियाँ एवं क्षमताओं के विकास में सहायता करती है शिक्षा। बच्चों को भावी जीवन के लिए तैयार करती है। नैतिक विकास करती है उनका। कर्मेंद्रियों व ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित कर बौद्धिक विकास करना। तो ये शिक्षा के उद्देश्य हैं। कौन कौन से, तो बच्चों की जो जन्मजात शक्ति हैं और क्षमता है उनका विकास करती है शिक्षा। भावी जीवन के लिए तैयार करती है। नैतिक विकास करती है और जो कर्मेंद्रिय हैं और जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनको ट्रेनिंग देती है और उनका बौद्धिक विकास करती है। अब शिक्षण विधि की बात करें मारिया मॉन्टेसरी की, कई बार पूछा जाता है। देखिए 2019 में 2 बार पूछा गया, 2016 में भी ये पूछा गया कि मारिया मॉन्टेसरी ने अपनी शिक्षण विधि को कितने भागों में बांटा है। तो उन्होंने अपनी शिक्षण विधियों को 3 भागों में बांटा है। पहला था इनका कर्मेंद्रियों की शिक्षा, दूसरा है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और तीसरी भाषा शिक्षा करके। ठीक है, तो पहला इन्होंने बांटा कर्मेंद्रियों की शिक्षा। इसमें बालक को कर्मेंद्रियों की शिक्षा दी जाती थी, जिसके लिए बालक से विभिन्न कार्य कराए जाते हैं, जैसे उठना, घूमना, दौड़ना, कपड़े पहनना व उतारना, अपनी वस्तुएं यथास्थान रखना आदि। तो ये आता है आपके कर्मेंद्रियों की शिक्षा में। इसमें आप बच्चों से कार्य कराते हैं, जैसे घूमने का कार्य है, दौड़ने का कार्य है, उनसे कहते हैं कपड़े पहनो, उतारो, अपनी वस्तुओं को अपने स्थान रखो, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा में क्या है कि जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, इंसान की 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ठीक है, तो आप इनको प्रशिक्षित करते हैं। अगर ये चीज़ें अच्छे से प्रशिक्षित हो जाती हैं बालक की, तो वो अच्छे से चीज़ों को सीख पाता है। ठीक है, तो इसमें आता है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। और थर्ड है आपका पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। मॉन्टेसरी पढ़ने की अपेक्षा लिखना सरल मानती थी। उनके अनुसार लिखने में केवल मांसपेशियां का ही उपयोग होता है, बल्कि पढ़ने में स्वर, उच्चारण संबंधी मानसिक शक्ति आदि प्रयोग होती है। ठीक है, तो इन्होंने तीसरा जो पार्ट बांटा उसमें क्या था, जो पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा, या कहीं कहीं भाषा की शिक्षा भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो तीसरा पार्ट क्या है, तो भाषा की शिक्षा और गणित की शिक्षा, या पढ़ने लिखने या गणित की शिक्षा। तो मॉन्टेसरी क्या थी, जो पढ़ने की अपेक्षा लिखने को ज़्यादा सरल मानती है कि उसमें खाली मांसपेशियों का यूज़ हो रहा है, लेकिन पढ़ने में आपको क्या स्वर का भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, उच्चारण संबंधी जो मानसिक शक्ति उसका भी आप यूज़ कर रहे हैं। तो इन 3 चीज़ों में इन्होंने शिक्षण विधि को बांटा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है, 3 ही पॉइंट है, याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मारिया मॉन्टेसरी का भी कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।